देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन हो सकता है उसका मैंने तुम लोग को थोड़ा सा फॉर्मेट बताया था, और फॉर्मेट को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं उसके लिए मैंने तुम लोग को डिटेल्स में देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा बताया था कि एक्चुअली जो स्टेटमेंट फॉर्मेट है वो कुछ और नहीं, हम लोग जो नॉर्मली ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं ना उसी का एक अलग स्टेट मतलब अलग तरीके का प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, जहां पर स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा, जहां पर स्टार्ट किया जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें हम लोग ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एड लेस ये सब जो करते रहते हैं इसका भी लॉजिक बताया था। गुड मॉर्निंग आर्चन। गुड मॉर्निंग मैम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हम लोग ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम लेस करते हैं। सिंपल सा बात है, हम लोग को बिजनेस का इनकम निकालना है तो हमारा अगर कुछ स्पेशल कैटेगरी में एक्सपेंस या स्पेशल कैटेगरी में इनकम हुआ है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिला, तो हमारा इनकम ज्यादा दिख रहा होगा। क्यों लेस होता है? देखो हम लोग का हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए ना, हम लोग को ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो बिजनेस का प्रॉफिट है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से अचानक से क्लेम मिल गया। ठीक है, कुछ हम लोगों का ऐसा इंसिडेंट जैसे मान लो फायर इंश्योरेंस किया हुआ था, आग लग गया गोडाउन में, हमें पैसा मिल गया, तो वो थोड़ी ना हमारा बिजनेस का इनकम है कि हम लोग उसको ऑपरेटिंग इनकम में लेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस ये इनकम बढ़ा हुआ दिखता है तो हम लोग उसको लेस कर देंगे, एक्सपेंस की वजह से इनकम कम दिखता है तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे। और ये एक्सपेंस और इनकम क्यों हम लोग ट्रीट करते हैं? क्योंकि वो हम लोग का बिजनेस का नहीं है। ये करने से आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो पीएल में जो लिखा जाता है ना, देखो वैसे तो हम लोग नॉर्मल जब पीएल बनाते तो उतना फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी अगर तुम लोग किसी भी जगह पे किसी बुक वगैरह में फॉर्मेट देखोगे तो वहां पर देखोगे पहले ये जो है ऑपरेटिंग वाला रहता है, फिर नॉन ऑपरेटिंग वाला रहता है, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहता है, भले ही हम लोग इसको मेंटेन करके लिखे या ना लिखे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बैक में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एलिमिनेट करेंगे, फिर नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस से रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, ये तो स्पेशल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब स्पेशल, और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जो बिजनेस को रिलेट नहीं करता है, बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी को इंपैक्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इस तरीके का चीज। ठीक है, तो वो उसमें भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के वजह से हमारा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? कम दिख रहा होगा। एक्सपेंसेस ऐड करो, इनकम को लेस करो तो मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया क्योंकि देखो हम लोगों ने जो भी नॉन बिजनेस आइटम था लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग वाला, ये सब हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बचेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कभी नहीं चेंज करना चाहिए, उसको एड बैक नहीं करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो लेना ही है, वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो हम लोग को मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, जैसे क्योंकि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो जो हम लोग का नॉन कैश आइटम है जैसे कि डिप्रिशिएशन, एमोटाइजेशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, इस तरीके का चीज हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं, बट इसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है। तो इस वजह से क्योंकि हमें प्योरली कैश इनफ्लो निकालना है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एड बैक कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंस के तौर पे अगर रिकॉर्डेड है। नॉर्मली जो मतलब नॉन कैश आइटम है वो एक्सपेंसेस ही ज्यादातर केस में होता है, तो उसको एड बैक करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो सही दिखे। फिर आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब, वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी का डिफरेंस। तो हमें करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी में चेंजेस देखना है, तो चेंजेस कहाँ दिखेंगे? ट्रेडिंग का जो आइटम है वही हमारे करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी को जनरेट करता है। ठीक है, जैसे कि स्टॉक, ठीक है, ये करेंट एसेट है। परचेस करने से क्रेडिटर करेंट लाइबिलिटी है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस तो परचेस का ही पार्ट होता है, उसी में ऐड होता है। सेल्स करने से डेटर जनरेट होगा। तो इस तरीके के चीजों को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। ठीक है, कहाँ चला गया? ये रहा। ठीक है, ये एडजस्ट करने का यहाँ रूल्स मैंने लिख दिया था, आज क्वेश्चन के साथ समझा देंगे कि क्या होगा। फिर हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फिर हम लोग वहां से इनकम टैक्स पेड जो है उस अमाउंट को लेस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो है वो डायरेक्ट मेथड की तरह ही है, उसमें कुछ भी हमें अलग से नहीं करना होता है। ठीक है, बस इसको तुम लोगों को समझना है। तो अभी आज हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन ही करेंगे जिससे तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें करना है। अच्छा, अब यहाँ पर
सबसे पहले हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 6, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। रियान लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द ईयर एंड 31 मार्च 2001। तो इन्होंने क्या दिया है, अपना इंफॉर्मेशन दिया है। सेल के बाद उससे लेस किया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो सेल का मतलब ये देखो, ये एक्चुअली क्या है, ये इनकम स्टेटमेंट है। कंपनी ना अपना टी स्ट्रक्चर बनाती नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट में ही नहीं है कि नहीं बनाती है, कंपनी अपना टी स्ट्रक्चर में तो पीएल भी नहीं बनाती है। इस कंपनी के पीएल को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही ये बना हुआ है। उसमें सबसे पहले आता है सेल्स, ठीक है, सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब इसमें क्या क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज होगा, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस था वो होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये सब एडजस्ट होने के बाद आया होगा सीओजीएस, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कि हम लोग के पास इतना गुड्स पड़ा हुआ था बेचने के लिए, और अभी बस इतना ही क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो बाकी बिक गया होगा। और ये कॉस्ट है, कॉस्ट, गुड्स का कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इतना है, मतलब जो गुड्स 5,20,000 का था वो गुड्स 6,98,000 में सेल हो चुका है, और उससे ये प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट का नाम क्या है बता सकते हो, जल्दी बताओ, इस प्रॉफिट का नाम क्या है, बोलो, 11 से करते हैं। अरे बार बोलो, अरे बार बोलो, क्या आवाज नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब यहाँ पर ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने लास्ट दिन बताया, इसीलिए देखो मैंने इस टर्म एक बार ना बता दिया था लास्ट क्लास में, क्योंकि ना हमारा ऐसा क्वेश्चन में कोई भी टर्म दे सकता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने का जो भी खर्चा है, जिसमें डिप्रिशिएशन का एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है। बोल रहा है कि इतना एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो ये जो प्रॉफिट आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल सकते हो, कोशिश करके देखो। जीपी वाला तो बोलना ही चाहिए था, लेकिन ये भी बोल सकते हो, चलो ट्राई करके देखो। मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में साइड में जो एक स्टेटमेंट बनाया था, इसको बोलते हैं मैम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, अदर इनकम में दिया हुआ है, ये देखो अदर इनकम स्लैश एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस है उसको ब्रैकेट में दिया है, जो इनकम है उसको बिना ब्रैकेट में दिया, मतलब माइनस प्लस का बात है। तो एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली माइनस में दिखेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये सारे चीजों को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया है हम लोग का 8,000 लेस करके 23,000। अच्छा, ये सब कैसा इनकम या एक्सपेंसेस है, बोल सकते हो, बोल तो सकते हो, नॉन देखो। ऑपरेटिंग नॉन हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब वही वही चीज दिया हुआ है। तो देखो पॉइंट पता होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को ये नहीं भी पढ़ने से चलता, ठीक है। मतलब ये डिटेल्स ऐसा लग सकता है कि इतना करने का क्या जरूरत है, लेकिन ये होने से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर 8,000 लेस हो गया, लेस होने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 8,000 लेस हो गया, अब ये जो बचा इसको क्या बोलोगे, नेट मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये टैक्स जो है ये माइनस हुआ है, इनकम टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स जो पीएल में दिया हुआ है ये प्रोविजन होता है, मतलब हम लोगों ने इतना प्रोविजन बनाया है कि हमारा इतना टैक्स पेबल हो सकता है। अब एक्चुअली कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो प्रोविजंस तो पीएल पे ही चार्ज होता है ना, चाहे डेटर का हो चाहे इनकम टैक्स का, किसी भी चीज का प्रोविजन करोगे वो तो हमारे पीएल में ही जाएगा। गुड मॉर्निंग नील, गुड मॉर्निंग श्रीजीत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग श्रीजीत। अच्छा, देखो, फिर यहाँ पर इनकम टैक्स लेस हो गया, तो ये क्या आ गया, इसको क्या बोलोगे, बोलो। मैम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये। ये पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा एक सेकेंड, एक मिनट रुको, अभिजीत का नेटवर्क इशू हो रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है।
अच्छा तुम लोग तो स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड लिख देते हैं, रीजन करने से दिखता है तो। अच्छा अब देखो पैट आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है, प्लांट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये हम लोग का प्लांट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और सिंपल डेप्रिसिएशन लिखा हुआ होता है, तो दोनों में फर्क क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब जिस दिन परचेज हुआ था उस दिन से लेके आज तक का, ठीक है, टिल डेट तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको जब हम लोग एक ही जगह पे लिखते जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेट, यानी टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये देखो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में होता है, यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब कोई एक साल का डेप्रिसिएशन नहीं है, जब से हम लोगों ने एसेट परचेज किया है तब से लेके आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन। और जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यूज होता है तो प्लांट अपने कॉस्ट में दिखता है, कॉस्ट में हम लोग उस प्लांट का वैल्यू कम करके नहीं दिखाते हैं। तो WDV वैल्यू मतलब जो प्लांट का बचा हुआ वैल्यू वो ये है, सही बात है, लेकिन हर बार हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करके नहीं दिखाते, मतलब सिंपल सा बात ऐसा है। वेदर के कारण नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। देखते हैं एडमिट हो जाता है। देखो स्टार्ट करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब जो मतलब ये देखो ये WDV दिया हुआ है, मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो एक प्लांट है जिसपे 100 रुपीज उसका कॉस्ट है, उस पे डेप्रिसिएशन लगा 10, तो वैल्यू कितना आ गया 90। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्लांट दिखा देंगे 100 रुपीज का, यहाँ से डेप्रिसिएशन दिखा देंगे 10 रुपीज का 90। लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हैं उस केस में प्लांट 100 का ही दिखेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग इधर दिखा देंगे 10 रुपीज का बोल के, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर मान लो और 10 का लग गया तो 80। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, ने ये वाला फॉर्मेट फॉलो करने पे 90 से 10 घटा के 80 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, नेक्स्ट ईयर प्लांट मशीनरी अपना 100 का ही दिखेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 का दिखेगा, ये लॉजिक है। अब देखो छोटे से पॉइंट में बस इतना ही बता सकते हैं, ठीक है, इतना ही बता सकते हैं। ये आई होप ये समझने के लिए काफी है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब डिप्रिशिएशन हर बार ही चार्ज होगा लेकिन प्लांट पे उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगे, वो एक अलग ही अकाउंट पे सेपरेट अकाउंट में टोटल जो है हमें दिखाना पड़ेगा। ज्वाइन हुई नहीं है। एक सेकंड। हाँ अब देखो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दिया, फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बताया है। इन्वेस्टमेंट पहले इतना था, अच्छा कौन सा स्टार्टिंग वाला ईयर है ये, पीछे वाला स्टार्टिंग वाला ईयर है, पहले इन्वेस्टमेंट इतना था अब इन्वेस्टमेंट इतना हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब इन्वेस्टमेंट कम क्यों हो सकता है बोलो, इन्वेस्टमेंट कम क्यों होता है, क्या लॉजिक है इन्वेस्टमेंट कम होने का? सेल कर देते हैं इन्वेस्टमेंट कैश हाँ के लिए। सेल करने से इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। इन्वेंट्री हम लोगों का यहाँ पर इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया है, तो इन्वेंट्री इंक्रीज कैसे हो सकता है, 110 से 114, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है ये करंट ईयर है, ठीक है, ऐसे करके इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 110 से 144 हो गया, इसका मतलब स्टॉक खरीदा होगा हम लोगों ने, इसका मतलब होता है स्टॉक खरीदने से ही स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का कम दिख रहा है, ट्रेड रिसीवेबल कम दिखने का मतलब, ट्रेड रिसीवेबल मतलब नॉर्मली कुछ नहीं बताएगा तो डेटर, बाकी डेटर हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, सारे रिसीवेबल आइटम हो सकते हैं बिजनेस रिलेटेड। कुछ नहीं बोला है तो डेटर, डेटर 55,000 से 47,000 हो गया, इसका मतलब
इसका मतलब बोलो, मुझे किसी से 100 रुपए मिलने वाला था, अब मुझे उससे 110 रुपए मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैम क्रेडिट सेल्स बढ़ा होगा। इसका मतलब उसने मुझे पैसा नहीं दिया होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको, और मतलब जो भी मेरा रिसीवेबल अमाउंट था वो और बढ़ गया, क्योंकि उसने कुछ भी पहले का जो है वो पैसा नहीं दिया। यहाँ कम हो गया, मैंने उल्टा बोल दिया, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, बोलो। मैंने ज्यादा बोल दिया, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, बोलो। मैम इसका मतलब पेमेंट मेरा हो गया, डेटा है। पैसा दे दिया होगा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ होगा? पैसा दे दिया होगा। अगर मुझे किसी से 200 रुपए मिलने वाला था, अब मुझे उससे 150 रुपए ही मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसने पैसा दे दिया है। कैश, कैश तो जो है देखो, ये हमारा यूज होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यूज होगा क्वेश्चन को चेक करने के लिए कितना सही बना है। प्रीपेड एक्सपेंस 5000 से 1000 हो गया, इसका मतलब बोलो। प्रीपेड एक्सपेंस 5000 से 1000, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस मेरा कम हो गया। बोलो, इसका मतलब क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस कम होने का मतलब, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि एक्सपेंस पे करने, हाँ बोलो। मैम प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि हम ऑलरेडी मतलब एक्सपेंस हुआ नहीं और हम पे कर दिए और वो कम हो गया, इसका मतलब वर्क हुआ है जिसके लिए मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो गया है। हाँ, मतलब वो पैसा वहां एडजस्ट हो गया जहां लगना चाहिए था, ठीक है, मतलब 4000 का मेरा यूज हो गया है। अच्छा, फिर शेयर कैपिटल 3,15,000 से 4,65,000, इसका मतलब शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब, बोलो, ये तो आसान है। शेयर इशू हुआ होगा। रिजर्व एंड सरप्लस 1,32,000 से 1,40,000 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ है? प्रॉफिट बढ़ा होगा। प्रीवियसली 1,32,000 था, अभी हम लोग का प्रॉफिट 1,40,000 दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट में करंट ईयर में प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, इसीलिए 1,40,000 दिख रहा है। बॉन्ड जो है 2,45,000 से 2,95,000 हुआ है, मतलब बॉन्ड और भी इशू हुआ होगा। ट्रेड पेबल 43 से 50,000 हुआ, इसका मतलब ट्रेड पेबल 43 से 50,000, मतलब मेरा मार्केट में पेबल अमाउंट था 43,000, मेरा अभी 50,000 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? मैंने कुछ भी नहीं पे किया होगा, इसलिए और भी 7,000 से पेबल अमाउंट बढ़ गया है। मान लो मैंने किसी से उधार लिया था, ठीक है, और मैंने वो पेमेंट नहीं किया और भी पैसा उधार ले लिया, ठीक है, या फिर और भी कुछ परचेस कर लिया, क्रेडिटर यहाँ पर परचेस को रिलेट करेगा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 9,000 से 12,000 हो गया, इसका मतलब भी हम लोगों ने पैसा पे नहीं किया है, मेरा पहले से ही लाइबिलिटी 9,000 का था और 12,000 हो गया, मतलब और भी पेमेंट हमारा बढ़ गया, क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है और भी कुछ मतलब आउटस्टैंडिंग कर दिया तो और भी बढ़ गया। इनकम टैक्स पेबल 5,000 था, अभी दिख रहा है 3,000, मतलब कुछ अमाउंट पे जरूर हुआ होगा, इसीलिए पेबल अमाउंट कम दिख रहा है। परचेज इन्वेस्टमेंट 78,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सोल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट दिया हुआ है। परचेज प्लांट एसेट फॉर 1,20,000, sold plant asset the cost 10,000 with accumulated depreciation of 2,000 for 5,000, बता देंगे सारे चीज, थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं। issued 1 lakh of bond at face value in an exchange for plant asset on 31st March, repaid 50,000 of bond at face value at maturity, issued 15,000 shares, 10 each, paid cash dividend, prepare cash flow statement using it indirect method, ठीक है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट मेथड करने का जो फॉर्मेट है वो तो फॉलो करेंगे ही। सबसे पहला रूल्स ये है कि जिस अकाउंट के बारे में हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा उसका हमें वर्किंग नोट में अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब ऊपर जो है फॉर्मेट में वो तो है ही, ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा कहाँ का है? यहाँ पर देखो, ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा एक तो पीएल के अंदर है, एक यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन किसी चीज के बारे में जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन है एडिशनल में जाके ये नीचे, ठीक है, तो हमें उसका अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी सारा ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसका इंपैक्ट हम लोग ओरली नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट का हमें एक अकाउंट ओपन करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का देखो कितना सारा
मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, ये दोनों पॉइंट मिला के इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन है, ये दोनों पॉइंट मिला के प्लांट के ऊपर इंफॉर्मेशन है। तो इन्वेस्टमेंट का एक वर्किंग नोट बनना चाहिए, प्लांट का एक वर्किंग नोट बनना चाहिए। फिर बॉन्ड का अलग से एक इंफॉर्मेशन और भी है, तो बॉन्ड का एक वर्किंग नोट बनना चाहिए। फिर यहाँ पर ये देखो, ये दोनों मिला के बॉन्ड के ऊपर है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है शेयर के ऊपर, तो एक शेयर का भी जो है अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से वर्किंग नोट बनना मैंडेटरी होता है वो हम समझा रहे हैं। वर्किंग नोट वो बनाना चाहिए जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। डिविडेंड का है तो डिविडेंड का भी हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप कि क्या क्या वर्किंग नोट बनना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट का बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, और यहाँ पर बनेगा बॉन्ड का, ठीक है। ये बॉन्ड का बनेगा, और क्या बनना चाहिए, यहाँ पर दो दिख गया मुझे, और बाकी शायद ये शेयर कैपिटल का बनेगा, ये थर्ड नंबर, ठीक है। ये तीन हो गया, और इधर देखते हैं, ये प्लांट प्लांट बनेगा ना, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन उसके साथ साथ ही बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब भी प्लांट या कोई भी एसेट बनेगा और क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है तो दोनों चीज बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे वर्किंग नोट हमारे बनने चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर बना लेंगे, जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते तो उसका लेजर वगैरह ओपन कर लेते ना, वैसे हम लोग कर लेंगे जगह छोड़ के। उसके बाद हम लोग पीछे वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिख रहे हैं, देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट देखना पड़ेगा, 31 मार्च 2001। पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको हम थोड़ा पूरा लिख देते हैं पहले क्वेश्चन को, उसके बाद में हम सी एफ एफ ऐसे करके लिखेंगे, नहीं तो काफी टाइम लगेगा, काफी सारा क्वेश्चन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसका फॉर्मेट जो है वो लिख लेना चाहिए, नहीं तो क्या है ना, ढूंढते रहोगे इसके बाद क्या लिखे ना लिखे। तो मेरे हिसाब से फॉर्मेट लिख लो अपने हिसाब से, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो मुझे तो याद है, हम तो लिख देंगे, तुम लोग को भी याद कर लेना चाहिए समझ के, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब हम फिर बता देते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने देखो जो फॉर्मेट लिखवाया था वहां पर लिखा था, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है। उसमें पहुंचने के लिए हमें जो एलिमिनेट करना है एलिमिनेट करेंगे, जो ऐड बैक करना है ऐड बैक करेंगे। सबसे पहले आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के मुझे ना वैसे कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखा नहीं, ठीक है। फिर भी फॉर्मेट में हम लिख के दिखा देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मतलब कंसाइज कर दे रहे हैं। अगर हम लोग चाहे तो दो बार लिख सकते हैं, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, वो भी चलेगा। अदरवाइज प्लस माइनस लिख के हम लोग लिख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तब इनकम या एक्सपेंस मत लिखो, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब इसका कोई डेटा है ही नहीं, अभी तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं मिला, तो हम लोग इसको ऐसे अगर लिख देंगे तो हमारा फॉर्मेट का फॉर्मेट भी बन गया, ज्यादा लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ा। नहीं तो अगर आइटम नहीं लिखोगे, अगर इनकम या एक्सपेंस लिख के ऐसे लिख दोगे तब भी चलेगा, लेकिन सिर्फ इनकम लिख दिया प्लस माइनस दिखा दिया, सिर्फ एक्सपेंस लिख दिया प्लस माइनस दिखा दिया, वैसा नहीं चलेगा। या तो इंडिविजुअली लिखो या दोनों लिखोगे तो उस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये वाला लैंग्वेज लिखो। अब ये आने के बाद हम लोग का आंसर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। थोड़ा सा पीछे से लिखना पड़ेगा मुझे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद हमें ऐड करना पड़ता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस,
ठीक है। उसमें मान लो 2-3 आइटम होगा, हम 2-3 लाइन जो है वो छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर नीचे लिख देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, वो थोड़ा सा अंदाजे से छोड़ दोगे तो ठीक रहेगा। ये देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिख लिया हम लोगों ने, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एडजस्ट करके आ जाएगा हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये इधर सारी चीज लिखने के बाद एडजस्ट करके आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं, हम थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही जगह छोड़ रहे हैं, चाहे हमें चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं तो कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाए। हम तो फिर भी इरेज करके लिख लेंगे, लेकिन तुम लोग तो नहीं लिख पाओगे ना, तो थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट दिखाएंगे, किस चीज का एडजस्टमेंट दिखा देंगे, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस का। यहाँ पर लिख देते हैं ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है लेकिन नॉन कैश वाला है, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें जो भी आएगा, नॉर्मली इसमें कम जगह रखने से भी होता है। डिप्रिशिएशन के अलावा मुझे कभी उतना आइटम दिखा नहीं है, हाँ गुडविल वगैरह होगा तो होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे नहीं दिखा, तो एक लाइन की जितना जगह छोड़ोगे हो जाएगा। उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का सारा एडजस्टमेंट लिखेंगे। उसके लिए वर्किंग कैपिटल में जो भी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है, तो उसके लिए कम से कम 5-6 लाइन छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कैश फ्लो, उसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, मुझे नहीं पता इतना जगह लगेगा कि नहीं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जगह एक्स्ट्रा ही रख रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा कैश जेनरेटेड या यूज्ड, जो भी आएगा कैश, यहाँ फाका रख देते हैं। ठीक है, जनरेट होगा कि मतलब यूज्ड होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, तो कैश ब्लैंक रख दिया फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, ये सब ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट पेज में ही कर रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसमें जो भी पॉइंट आना है वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और उसके बाद आंसर आएगा ऐसे, कैश जेनरेट या यूज्ड जो भी होगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां पर जो भी पॉइंट आएगा उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैश जेनरेट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा जेनरेट होगा कि यूज्ड वो तो मुझे नहीं पता, चलो लिख दिया है मैंने, अगर जेनरेट होगा तो रहने देंगे, अदरवाइज इसको हटा देंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ये हो गया। इसके बाद नेट, नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज आना चाहिए, नेट कैश, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
फिर ऐड हो जाएगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एंड में आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो पूरा फॉर्मेट एक बार मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, पूरा फॉर्मेट बना लिया है, काफी जगह रख के बनाया है ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर बस हम लोग डेटा को पुट करते हुए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट का रूल्स क्या है, क्या वर्किंग नोट बनाए? देखो, सारा वर्किंग नोट बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उतना वर्किंग नोट बनाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। हमें वही बनाना चाहिए जिसपे मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, तो इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, उसको ब्रॉट डाउन हम लोग टू साइड में करेंगे, ओपनिंग का और क्लोजिंग का बाई साइड में जाएगा। अच्छा, अब ओपनिंग में कितना लिखेंगे, क्योंकि इधर वाला ओपनिंग है, क्वेश्चन जिस पैटर्न में दिया हुआ है, तो 1,27,000 मेरा ओपनिंग है, 1,15,000 मेरा क्लोजिंग है। 1,27,000 और 1,15,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। परचेज ऑफ प्लांट बोला है, तो प्लांट और उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये बनेगा, प्लांट ये बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्लांट ये भी एसेट है, तो इसका भी ब्रॉट डाउन वही टू साइड जाएगा, टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सी। इसका भी वैल्यू जो है ऑपोजिटली लिखना है, 5,05,000 ये मेरा ओपनिंग है, और क्लोजिंग है 7,15,000, और इसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनेगा, तो इसके नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये लाइबिलिटी होता है, क्योंकि इसमें एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ये लाइबिलिटी होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये ऐसा अकाउंट है जहां पर हम लोग लाइबिलिटी मतलब डेप्रिसिएशन को जो है ऐड ऐड करते जा रहे हैं, तो इसका बाई साइड में आएगा, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। अच्छा, बाई साइड में हम लोग का जाएगा 68 और 2 में 1,03,000 और 1,03,000। अच्छा, प्लांट के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? प्लांट के बाद बनेगा बॉन्ड, बॉन्ड और उसके बाद शेयर और डिविडेंड। तो बॉन्ड का अकाउंट बनाते हैं, ये दिख रहा है बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड भी लाइबिलिटी इधर वर्किंग नोट नंबर 4 इधर साइड में करें, बॉन्ड का अकाउंट। बॉन्ड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। अच्छा, बॉन्ड में आ जाएगा हम लोग का 2,45,000, 2,95,000, 2,45,000, 2,95,000। अच्छा, बॉन्ड के बाद कौन सा अकाउंट ओपन होना चाहिए, वो तो हम लोग मल्टीपल इंफॉर्मेशन देख के ही पता कर सकते हैं। बॉन्ड के बाद शेयर और डिविडेंड, ठीक है। इसके बाद शेयर का अकाउंट ओपन करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 5, शेयर। शेयर भी लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी साइड ही लिखा जाता है, तो शेयर का अकाउंट ओपन करेंगे, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। देखते हैं शेयर का वैल्यू कितना, 3,15,000, 4,65,000, 3,15,000, 4,65,000। अच्छा, शेयर के बाद डिविडेंड, वर्किंग नोट नंबर 6,
डिविडेंड का यहाँ डिविडेंड पेड तो रखा है, लेकिन डिविडेंड का कोई इंफॉर्मेशन ऊपर तो दिखा नहीं। ठीक है, तो वो डिविडेंड सिंगल वहां दिया हुआ है, उसका कोई मल्टीपल इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अगर इसका अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, जरूरत नहीं है, मत बनाओ, क्योंकि इसका मल्टीपल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ओरली हो जाएगा, इसको बनाने का जरूरत नहीं। डिविडेंड को उसकी जगह दूसरा अकाउंट बनाएंगे जो हमें बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे जो हम लोग नॉर्मली बोले या ना बोले क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे, दैट इज इनकम टैक्स का अकाउंट। ठीक है, इनकम टैक्स ये बनाएंगे, इनकम टैक्स। ठीक है, ये वाला अकाउंट बनाएंगे, तो इनकम टैक्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, ये देखो पेबल है, मतलब लाइबिलिटी है, तो 5,000 और 3,000, तो बाई बैलेंस बीडी 5,000 और टू बैलेंस सीडी 3,000। ठीक है, हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर देखो सारे अकाउंट में देख देख के सिर्फ बैलेंस तो भी पोस्ट किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको क्लोज करने के लिए हम एकदम स्टार्टिंग से जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसको मतलब जिसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नॉर्मली ये कैसे निकलता था, अब समझो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्रोपोज डिविडेंड में जनरल रिजर्व वगैरह कुछ है ऐड करना है, रिटेन्ड इन पीएल ऐड करना है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर टैक्स एक्सपेंसेस यानी प्रोविजंस को ऐड बैक करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ठीक है, इतने सारे काम हमें करने पड़ते हैं, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में हमें जरूरत है, या इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, क्या तुम लोग बता सकते हो। हम थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को जूम आउट करें, तुम लोग मुझे बताओ क्या यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें गिवन है डायरेक्टली। अगर गिवन है तो हम लोग इतना क्यों करें, तुम लोग बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है कि नहीं। हाँ बोलो। यस मैम, गिवन है कौन 23,000 और इनकम टैक्स। 23,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये गिवन है, अगर गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो क्या इसमें भी वो सारी चीज ऐड है जो मैंने बताए, या फिर हम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं कि देख के लिख लो। बिल्कुल ऐड है, देखो मैंने तुम लोग को बताया कि यहाँ पर क्या क्या ऐड होना चाहिए, प्रोपोज डिविडेंड, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड इन पीएल, इस तरीके का आइटम। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का ये जो 7,000 है, ये हम लोग का ये तो हम लोग का आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो एड बैक किस पे होना चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे होना चाहिए। ये देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिटेन इन पीएल, ये सारी चीजों को ऐड करने से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। मतलब ये वाला आइटम 16,000 मेरा तब आएगा अगर हम इसमें एड बैक करते हैं, क्या एड बैक करते हैं जनरल रिजर्व, एड बैक करते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट और एड बैक करते हैं प्रोपोज डिविडेंड। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरीके का आइटम नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं ट्रीट करेंगे। मतलब जनरल रिजर्व में तो कुछ ट्रांसफर यहाँ दिखाया नहीं है, तो जनरल रिजर्व भी जीरो, और यहाँ पर प्रोपोज डिविडेंड जो है वो भी कुछ बोला नहीं है, और जो रिटेन्ड प्रॉफिट है वो है, रिटेन्ड प्रॉफिट जो है वो तुम लोग को हम दिखाते हैं कहां पर है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, देखो यहाँ पर ये जो रिजर्व सरप्लस है, ठीक है, रिजर्व सरप्लस के अंडर ही तो सारे प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, जनरल रिजर्व, हर तरीके का रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इसी के अंडर रहता है। ठीक है, अब अगर मेरा प्रॉफिट 1,32,000 से इंक्रीज होके 1,40,000 हो गया है तो बोल सकते हो मेरा प्रॉफिट, एक्चुअली मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए ये समझो। देखो मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल जो है वो है 1,32,000। ठीक है, कैसे पता चला, ये प्रीवियस ईयर का था। अब इस साल हमारा प्रॉफिट कितना ऐड होगा, तुम लोग इस पीएल को देख के मुझे बताओ कि इसमें मुझे कितना प्रॉफिट ऐड करना चाहिए। ये पीएल देख के बता सकते हैं ना कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ जो इसमें ऐड बैक होना चाहिए, बोलो कितना ऐड होगा। ये मैम नीचे 16,000। 16,000 इसमें ऐड होना चाहिए करंट ईयर का पीएल जो कि 16,000, तो कितना बनेगा 1,32,000 प्लस 16,000 कितना होता है, मैम 1,48,000। 1,48,000 मेरा इस साल का प्रॉफिट होना चाहिए। यहां पर एक बार चेक करो क्या ये 1,48,000 दिख रहा है, नहीं, कितना दिख रहा है 1,40,000 दिख रहा है। ठीक है, तो फिर 8,000 कहाँ गया,
वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का कितना होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट फिर 1,48,000 होना चाहिए था ना, 1,48,000 तो नहीं दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 1,40,000 दिख रहा है। तो फिर 8,000 क्या हुआ होगा वो हमें समझना पड़ेगा। तो देखो 8,000 का हम लोग का क्या हो सकता है, हम लोग का 8,000 जो है उसका डिविडेंड पेबल, देखो डिविडेंड पे किया था ना, वो कितना अमाउंट था, दिख रहा है कितना था, डिविडेंड पेमेंट कितना दिखा रहा है बोलो, 8,000। तो कहां से डिविडेंड देंगे, इसी इसी प्रॉफिट से तो डिविडेंड देना है। तो 8,000 जो है, म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट हो गया। अच्छा म्यूट म्यूट कर लो ना, किसी का अनम्यूट हो गया है, श्रीजीत का हो गया। अच्छा ठीक है, तो देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट तो 1,48,000 होना चाहिए था, तो मेरा प्रॉफिट 1,48,000 के जगह 1,40,000 क्यों दिख रहा है। तो उस प्रॉफिट का यूज क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का यूज क्या होता है, तुम लोग एफएम में करते हो ना। ये देखो एफएम में क्या करते हो, पहले क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उससे क्या लेस करते हो सबसे पहले, बोलो, ये तो सर करवाते ही रहते हैं मुझे पता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स लेस करते हो पैट आता है, तो ये तो पैट ही है। ठीक है, तो ये पैट हो गया, तो पैट में ही तो, पैट से ही तो डिविडेंड देते हो। तो मेरा प्रॉफिट अगर 1,48,000 की जगह 1,40,000 दिख रहा है, जो कि दिखना चाहिए 1,48,000, तो 8,000 कहाँ चला गया, तो जरूर हम लोगों ने डिविडेंड पे किया होगा। ये देखो दिखा रहा है कि हाँ हम लोगों ने डिविडेंड पे किया। समझ में आया कि क्यों प्रॉफिट हम लोग का 1,48,000 आना चाहिए और क्यों 1,40,000 दिख रहा है, बोलो इतना बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग देखो, हमारे पास ये वाला फिर अवेलेबल हो गया ना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा। तो बिफोर टैक्स में कैसे पहुंचना होता है, आफ्टर टैक्स में अगर हम लोग जो है अमाउंट उसको ऐड बैक करते हैं तो हम लोग बिफोर टैक्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें फिर कितना ऐड करना चाहिए, ये तो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया ना, इसमें मुझे क्या क्या फिर ऐड करना चाहिए, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग और जो है क्या बोलते हैं उसे, डिविडेंड। तो यहाँ पर 8,000 ऐड करके देखो कितना होता है, मैम ये तो 24,000। 24,000 हो गया। अच्छा यहाँ पर एक तो हमारा सेव, ये इनकम टैक्स लेस हो गया 16,000। अच्छा तो फिर 1,000 कहाँ चला जाएगा, एक सेकेंड, ट्रेड इनकम टैक्स पेबल, ये 2,000 दिख रहा है, छोड़ो इससे तो कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पर हम लोग का डिफरेंस आया था 8,000 का, 8,000 का हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, 8,000 का पेमेंट कर दे रहे हैं, एक सेकेंड हमारा कैलकुलेशन तो मैच होना चाहिए। नेट प्रॉफिट प्रोपोज डिविडेंड 8,000, ठीक है, जनरल रिजर्व कुछ नहीं, रिटेन अर्निंग, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,000 और टैक्स का एक्सपेंस जो है 7,000 प्रोविजन, तो 8,000 और 7,000 मिला के कितना हो जाएगा, 17,000, 17,000 होना चाहिए, लेकिन 16 लिख रहे, क्या गलत हो गया, गलत क्या हो गया, मैच तो होना चाहिए। प्रोपोज डिविडेंड 8,000 आया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कुछ था नहीं, रिटेन्ड इन पीएल, नहीं पीएल में थोड़ा रिटेन किया हम लोगों ने शायद, एक सेकंड देखते हैं पीएल में हम लोग का कितना हो रहा था, 1,00,000, ये 1,32,000 के साथ हम लोगों ने 16 ऐड किया ना, तो कितना होना चाहिए था, 1,48,000, लेकिन दिख रहा है 1,40,000, 8,000 कम दिख रहा है, 8,000 कम दिख रहा है जिसका हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं। तो रिटेन्ड 8,000 और 8,000 मैच तो होना चाहिए, मैच क्यों नहीं हो रहा डेटा। प्रोपोज डिविडेंड 8,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिटेन इन पीएल, पीएल में कुछ रह रहा है क्या, 132 और यहाँ पर हो गया 8,000, 8,000 यहाँ 16,000 में से 8,000 गया। ठीक है, 16,000 में से मेरा 23,000 होना चाहिए, 23,000 टैक्स का प्रोविजंस वो भी ऐड होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा है 16,000, ये वाला मेरा 16,000 है, और इसमें प्रोविजंस ऐड कर देंगे, प्रोविजंस ऐड कर देंगे तो मेरा हो गया 7,000 जैसे दिया हुआ है।
हाँ, तो ये 23,000 आ जाएगा। देखो जैसा लिखा हुआ है हम वैसे ही पुट कर दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मुझे क्वेश्चन दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,000, टैक्स प्रोविजंस इतना, तो यहाँ पर ये सारी चीज ऐड करके मेरा 16,000 आना चाहिए। तो प्रोपोज डिविडेंड मेरा 8,000 है, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कुछ नहीं है, तो रिटेन्ड इन पीएल 8,000 होगा। क्यों? देखो हम लोग का ओपनिंग था 1,32,000, और क्लोजिंग में कितना आया ये देखने से ही तो पता चलेगा। क्लोजिंग में आया 1,40,000, ठीक है, क्लोजिंग में 1,40,000 आया। तो फिर पीएल में हम लोगों ने कितना रिटेन किया, माइनस करके देखो, मतलब इस बार पीएल में कितना ट्रांसफर किया, 1,40,000 और 1,32,000 का डिफरेंस कितना होता है बोलो, 8,000। देखो 1,32,000 ओपनिंग पीएल था, ठीक है, और क्लोजिंग पीएल हम लोग का कितना हो रहा है 1,40,000, मतलब इस बार हम लोग प्रॉफिट कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएल मतलब रिटेन्ड इन पीएल कितना कर रहे हैं, ये दोनों का डिफरेंस। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? 1,32,000 पहले ओपनिंग पीएल था, और इस बार क्लोजिंग पीएल 1,40,000 दिख रहा है, तो इस बार कितना प्रॉफिट बढ़ा है, कितना प्रॉफिट हम लोगों ने बढ़ाया है, मतलब हम लोग का प्रॉफिट वैसे तो ज्यादा ही हुआ है 16,000, लेकिन उसमें से 16,000 में से 8,000 हम लोगों ने डिविडेंड पे कर दिया, तो मैंने देखो प्रोपोज डिविडेंड में दिखा दिया। जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है, 8,000 चला गया है रिटेन्ड इन पीएल, तभी तो जाके पीएल 132 से 140 बढ़ा है। ऐसा थोड़ी है कि पीएल में कुछ भी नहीं दिया है, दिया है तभी तो 132 से 140 हुआ है। तो पीएल में कितना दिया है 8,000, तो 8,000 8,000 16,000 होना चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि हमें दिख रहा है पीएल स्टेटमेंट में, और टैक्स प्रोविजन 7,000, तो 23,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होना चाहिए। बोलो ये समझ में आया? देखो ये नॉर्मली तो बिना समझ के भी 23,000 डायरेक्ट लिख देंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम एक बार डिटेल्स में बता दे रहे हैं। क्या ये बाइफर्केशन तुम लोग को समझ में आया कैसे निकालना है? प्रॉफिट मेरा जितना बड़ा है उतना ही इस बार हम लोगों ने पीएल में ट्रांसफर किया, तो प्रॉफिट तो टोटल इतना हुआ था, उसमें से पीएल में इतना ट्रांसफर किया, लेकिन ट्रांसफर करने लायक तो 16,000 था, तो बाकी 8,000 का गैप कहाँ गया? 8,000 का हम लोगों ने डिविडेंड पे किया, तो देखो डिविडेंड का 8,000, जनरलिज्म में कुछ ट्रांसफर नहीं किया है, रिटेन इन पीएल 8,000, तो टोटल करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,000, टैक्स एक्सपेंस या प्रोविजन 7,000, मिला के 23,000। अगर ये जो पीएल स्टेटमेंट है ये नहीं होता और ये इंफॉर्मेशन हमें इंडिविजुअली दिया हुआ रहता तो इस तरीके से निकालना पड़ता। बोलो अभी क्लियर है जो मैंने बताया? बोलो कहाँ यस डाउट मैम। है? यस मैम, क्लियर है, नो डाउट। ठीक है चलो, अब और ज्यादा नहीं करके अब यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे 23,000, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23,000। अब हम लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर कुछ मत लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आ जाएगा? 23,000 ही आएगा, अगर कुछ नहीं है तो 23,000 ही आएगा। फिर है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, वो ढूंढेंगे कहाँ मिलेगा, पीएल दिया हुआ है तो पीएल में नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस हमें मिल जाएगा। अच्छा ये सेल्स को हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा जो है ट्रेडिंग आइटम जो भी है यहां से लेके यहां तक ट्रेडिंग आइटम है, ठीक है, ट्रेडिंग आइटम हम लोगों का करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का काम करेगा, तो उसको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि इसके बाद मेरा यहाँ पर ऑप्शंस आया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमें कुछ नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो तो हमारे कैलकुलेशन का पार्ट होगा, लेकिन ये जो डिप्रिशिएशन है क्या इसको कुछ करना पड़ेगा? बोलो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को? बोलो डेप्रिसिएशन कहाँ लिखोगे? मैम मैम डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग इनकम के बाद जोड़ना है, डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन को। ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस बोल के जो मैंने हेडिंग लिखवाया है वहां पर लिखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आ जाएगा नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता रखा है क्वेश्चन, हम लोग उसको लिख देंगे। तो डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना बता रखा है 37,000, तो लिख दो, इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है, 37,000। अच्छा इसके बाद आ जाता है अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेड दो बात का अलग मीनिंग होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब मेरा इतना खर्चा हुआ है इंटरेस्ट का, और पेड का मतलब मैंने पेमेंट भी कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कैसा आइटम है?
नॉन ऑपरेटिंग क्या है, इनकम की एक्सपेंस, नाम तो दिया एक्सपेंस, एक्सपेंस है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वजह से मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड बोल के लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड बोल के हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 20, कितना था, 23,000, ठीक है, ये ऐड होगा। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर हम लोगों ने पे किया है, ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस हम लोगों ने कौन से एक्टिविटी के लिए पे किया है, ये बोल सकते हो, क्योंकि इसका और एक जगह पे भी पोस्टिंग होगा। एक तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है बोल के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में जा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट हम लोग कब पे करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पे। इंटरेस्ट का एक्सपेंस हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी के वजह से किए होंगे, कोई लोन लिया होगा हम लोगों ने, कोई डिवेंचर इशू किया होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी तुम लोग को लिखना है, इसको क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, ठीक है, 23,000। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि इंटरेस्ट इनकम रिसिप्ट, तो बोलो ये कहाँ कहाँ लिखोगे, इंटरेस्ट इनकम रिसिप्ट ये कहाँ कहाँ जाना चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैम और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्टिविटीज में जाएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, सही क्योंकि बात है, हमको इंटरेस्ट इन्वेस्ट करने के बाद मिला है। सही है। देखो, इंटरेस्ट इनकम रिसिप्ट हुआ है, जो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसके वजह से मेरा प्रॉफिट बेकार में ज्यादा दिख रहा है, इसको मुझे पहले हटाना है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो इंटरेस्ट इनकम रिसिप्ट, ठीक है, इसको हम लोग पहले यहां से एलिमिनेट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -6,000, माइनस करना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट इनकम क्यों रिसीव हुआ है, जरूर हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम रिसिप्ट, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम रिसिप्ट 6,000, ये पॉजिटिव में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकम रिसिप्ट किए हैं, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव। और यहाँ पर माइनस में क्यों दिखा रहे हैं, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये माइनस ये प्लस, इसीलिए लॉजिकली समझना है। ये माइनस इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरा इनकम जरूर है, लेकिन इस इनकम को मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं दिखाना है, क्योंकि मुझे नॉन ऑपरेटिंग आइटम रखना ही नहीं है। तो अगर इनकम था तो मुझे लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा बिजनेस का। और यहाँ पर क्यों दिखा रहे, क्योंकि इन्वेस्टिंग में तो अलाउड है दिखाना, तो इन्वेस्टिंग में दिखा रहे कि भाई इन्वेस्टिंग से इतना पैसा मिला। अब बोलो, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको कहाँ दिखाओगे, मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे एज नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। इनकम, इनकम में दिखाएंगे ना, एक्सपेंसेस में नहीं, मैम इनकम में ऑपरेटिंग दिखाएंगे। एक्टिविटी, हम्म, ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाएंगे। ऑपरेटिंग इनकम में बोलो, एक्टिविटी में तो सारा चीज आता है ना, तो ऑपरेटिंग नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग नहीं है ना, मतलब ये बोल रहे हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ ठीक है, इसमें दिखाना है, लेकिन दिखाना कहाँ है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंडर, ठीक है। तो गेन ऑन यस सेल मैम। ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने गेन किया है, लेकिन ये दिखाने की वजह से मेरा बिजनेस का प्रॉफिट ऐसे ही ज्यादा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट बेचना मेरा काम नहीं है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनियों का होता है, तो इसकी वजह से मेरा जो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है उसको मुझे लेस कर देना है, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ये क्या हमें कहीं दिखाना पड़ेगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग दिखाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेच के जो कैश रिसीव्ड हुआ वो हमें दिखाना पड़ेगा, कहां पर दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, ठीक है। तो उसमें पूरा अमाउंट दिखाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द गेन, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अब ये गेन कब हुआ है, जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेचा है, इसका मतलब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का, जरूर आएगा, क्योंकि अगर गेन दिखा रहा है तो जरूर आएगा, तो उस आइटम को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो वो कितना होगा, 12,000 प्लस वैल्यू
बोलो, गेन का मतलब तो प्रॉफिट, और किसी चीज को अगर सेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में बेचा तो मेरे पास प्रॉफिट का अमाउंट अवेलेबल है, कॉस्ट का अमाउंट अभी अवेलेबल नहीं है, नीचे शायद मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसका टोटल यहाँ पर जो है लिख देंगे। तो 12,000 लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इसमें ऐड होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रॉफिट है, कॉस्ट ऐड होगा, फिर यहाँ पर आउटर में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये कहां पर लिखेंगे, नॉन ऑपरेटिंग, हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ये लॉस दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3,000 को ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। 3,000 को कर दिया ऐड बैक। अब लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मतलब प्लांट सेल हुआ है, उसमें लॉस हुआ, इसका इंपैक्ट और कहां पर आएगा, सेल ऑफ प्लांट का इंपैक्ट और कहां पर आएगा, इन्वेस्टिंग, हाँ, सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। तो सेल ऑफ प्लांट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसका जो है सेल प्राइस लिखना पड़ेगा। अब लॉस में हुआ है तो सेल प्राइस क्या होगा, कॉस्ट माइनस क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। कॉस्ट से भी कम में बेचा है, तो वो जब मिलेगा तब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, या फिर उससे माइनस करके लिखेंगे, हमें डेटा नीचे मिल जाएगा। फिर बोला है इनकम टैक्स 7,000, ये क्या होता है। देखो, इनकम टैक्स का ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता है, कोई जरूरत नहीं ज्यादा दिमाग लगाने का। इनकम टैक्स 7,000 सीधा इतना समझो, जब भी पीएल में इनकम टैक्स दिया हुआ है वो कुछ भी लिखा हुआ रहे वो प्रोविजंस कहलाता है, ठीक है। कि हम लोगों ने इतना प्रोविजन कर रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स या इनकम टैक्स एक्सपेंस। ये लैंग्वेजेस रह सकता है, या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। देखो, तीन चीज लिखा हुआ रह सकता है, आइदर इनकम टैक्स या इनकम टैक्स एक्सपेंस या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तीनों बातों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो पीएल में रहेगा। अब अगर हम लोग पीएल में इसे दिखाए हैं तो इसका एंट्री कैसे रहेगा, अगर टी शेप में देखोगे तो टू इनकम टैक्स बोल के रहेगा 7,000, या टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो अगर मैंने इनकम टैक्स का अकाउंट ओपन कर रखा है तो वहां पर इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे मुझे बताओ। मैंने एंट्री तो यहाँ बता दिया, इनकम टैक्स अकाउंट मैंने ओपन कर रखा है, वहां पर इसका एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे बताओ। बाय एसपीएल, हाँ, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। 7 हो गया, जैसे यहाँ पर दिया हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके बाद आ गया प्लांट, ये लिख लिया है मैंने, देखो ऊपर का सारा काम हम लोगों ने कर लिया, कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया, सारा चीज लिख लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर प्लांट, प्लांट को मैंने लिख दिया है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लिखा है, अकाउंट बनेगा, इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री क्या है, करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एसेट, और यहाँ पर ट्रेड पेबल करेंट लाइबिलिटी, ये क्या है, करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी का हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखना पड़ता है। तो इन्वेंट्री अगर 1,10,000 से 1,44,000 हो गया तो मुझे बताओ चेंजेस कितना हुआ, पहले इतना बताओ, 1,10,000 से 1,44,000 हुआ, चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना हुआ, वर्किंग कैपिटल के यहाँ लिखना पड़ेगा। बोलो, चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना हुआ, अमाउंट याद है ना अभी जो मैंने दिखाया था, 34,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्री बाय 34,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री बाय तो 34, इंक्रीज इन इन्वेंट्री यहाँ पर हो जाएगा 34,000। अब ये चीज मुझे ऐड करना है कि लेस करना है, देखो रटने का जरूरत नहीं, लॉजिकली हम बता देते, तुम लोग मुझे बताना। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर हम लोगों का स्टॉक 1,10,000 से 1,44,000 हुआ है, उसका रीजन यही है कि हम लोगों ने स्टॉक खरीदा होगा। तो स्टॉक खरीदा है तो कैश इनफ्लो हुआ कि कैश आउटफ्लो हुआ, मैम कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो, तो फिर ये प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा मैम। माइनस होगा, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे लेस, ठीक है। अच्छा, हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट, देखो मैंने लिख दिया था इसलिए इसका भी यहाँ ट्रीटमेंट नहीं किया, इन्वेंट्री बता दिया। ट्रेड रिसीवेबल, तो मुझे मार्केट में 55,000 मिलने वाला था, अब सिर्फ 47,000 मिलेगा। पहले मुझे चेंजेस का अमाउंट बताओ कितना हो रहा है, डिक्रीज हुआ है, ये प्रीवियस ये करंट वाला है, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट कितना हुआ, हाँ, 1000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल,
8,000। अब ये प्लस होगा कि माइनस, तुम लोगों से ही पूछते हैं कि मुझे पहले मिलने वाला था 55,000, अभी मिलेगा 47,000, कम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि किसी ने दे दिया होगा पैसा, जितना मिलने वाला था उसमें से 8,000 मिल गया होगा, इसीलिए 8,000 कम दिख रहा है। तो कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा, प्लस होगा। ऐड प्लस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैश में। कैश कहाँ लिखा जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो मैंने जगह रख रखा है वहां पर लिखना चाहिए, तो उसको भी पुट कर देते, क्योंकि मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है ना, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो हम लोग का ओपनिंग वाला है 15,000, क्लोजिंग है 14,000। क्लोजिंग वाला है हम लोग का, यहाँ पर लिखेंगे 14,000, ठीक है। ओपनिंग वाला है हम लोग का 15,000। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो आंसर कितना आएगा? कैश फ्लो बिना बनाए तुम लोग मुझे आंसर बता सकते हो कितना आएगा? अगर ये एंड वाला 14 होगा और ओपनिंग वाला 15, क्योंकि ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई चेंजेस। हाँ बोलो कितना होगा? नेट डिक्रीज आएगा 1,000 से। अच्छा, मैंने 14 15 सही नहीं लिखा, पता है 15 और 46 है, गलत लिख दिया। ये 46 है, ये ठीक करना, गलत लिख दी। 46,000 क्लोजिंग वाला है और ये वाला मेरा 15 है। हाँ अब बता, वो गलत लिख दिया था मैंने डेटा, अब सही लिखा है। तो यहाँ पर फिर मैम कितना है? 31,000। 31। अब 31 31 पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव ऑब्वियसली। तो नेट क्या लिखेंगे? इंक्रीज, ठीक है, नेट इंक्रीज, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग इसके आगे वाला देखते हैं क्या है। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 से 1,000 हुआ है, पहले बोलो इंक्रीज की डिक्रीज? 5,000 से 1,000 हुआ है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। कितना हुआ? 4,000। तो इसका लॉजिक क्या है देखो, अगर मेरा करेंट एसेट डिक्रीज होता है तो ऐड होता है, उस हिसाब से भी तुम लोग इसे याद रख सकते हो कि ये भी ऐड होगा। बाकी लॉजिकली अगर हम लोग देखें, ऐड क्यों होगा? क्योंकि मुझे अभी और पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, मैंने तो पहले ही 5,000 दे दिया था खर्चा होने के पहले, उसमें से मेरा अभी ये 1,000 दिख रहा है। ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले ही 5,000 दे दिया था, इसका लॉजिक ये है। इसका मतलब मैंने, मेरा खर्चा कितना अप्लाई हुआ? 4,000, लेकिन 4,000 मेरा इस साल कैश आउटफ्लो नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले ही दे दिया था। तो इसीलिए ये भी मेरा क्या हो जाएगा? ऐड, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस करने से उस ईयर में तो कैश आउटफ्लो नहीं हुआ ना। ये समझ सकते हो? या फिर सिंपल इतना समझो कि अगर मेरा डिक्रीज होता है करंट एसेट में तो फिर करंट एसेट डिक्रीज होने से ऐड करना पड़ेगा। लेकिन देखो वो मुझे लगता है रटने का बात हो जाता है। सिंपल बात है कि इस साल क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस किया था तो इस साल हमारा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, सिंपल। शेयर कैपिटल लिख चुके हैं। रिजर्व सरप्लस, ये तो देखो रिजर्व सरप्लस का जो इंपैक्ट हम लोग का आ रहा है वो 8,000 का आ रहा है, उसका इंपैक्ट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। ये जो 23,000 है ना, उसमें इसका इंपैक्ट आ चुका है, मैंने अभी तुम लोग को दिखाया ना। ये 20,000 जब लिखा हम लोगों ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर टैक्स का जो प्रोविजन है वो भी लिया। यहाँ पर हम लोगों ने प्रोपोज डिविडेंड 8,000, रिटेन अर्निंग 8,000, यहाँ पर 16,000, फिर ये, तो ये 23,000 लिखने पे ही हमारा उसका इंपैक्ट आ चुका है, उन दोनों का डिफरेंस का, ठीक है। तो उसको और दिखाने का जरूरत नहीं। बॉन्ड लिख लिया मैंने। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 43 से 50 हो गया तो इंक्रीज हुआ है, बोलो क्या लिखेंगे? ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ है तो क्या करना चाहिए? ऐड या लेस? इस बार तुम लोग ये बताओ। मैम ऐड करना चाहिए। हाँ ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग का पैसा आउटफ्लो नहीं हुआ है। नॉर्मली ट्रेड पेबल में तो आउटफ्लो होना चाहिए, हुआ नहीं, पेमेंट और भी ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ऐड कर देना चाहिए। 7,000 का डिफरेंस है, इसीलिए मैंने 7,000 लिखा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 9,000 से 12,000 हुआ, बोलो इसका क्या करना चाहिए? 3,000 इंक्रीज हुआ है। ऐड करेंगे। हाँ, लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आउटफ्लो कैश का नहीं हो रहा है, तो फिर नहीं आउटफ्लो हो रहा है तो ऐड करो, ठीक है।
मतलब मेरा पैसा मेरे ही पास है, मुझे देना चाहिए लोगों को, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मतलब पेबल है तो देना पड़ेगा ना, तो नहीं दिया है इसीलिए ऐसे दिख रहा है। इनकम टैक्स पेबल ये मैंने अकाउंट में लिख दिया है, ठीक है। अब जो अकाउंट्स है उसको हम लोग पोस्ट करेंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 78,000, एंट्री बताओ, इन्वेस्टमेंट परचेज का एंट्री बताओ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंट्री बताओ, एंट्री इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कैश और बैंक। बैंक अकाउंट 78,000, ठीक है। अच्छा, फिर इसके आगे यहाँ पर सोल्ड इन्वेस्टमेंट 1,02,000 फॉर 1,02,000 जिसका कॉस्ट था 90,000, इसका एंट्री क्या होगा? मैम बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक में कितना जाएगा? मैम 1,02,000 बाई बैंक 1,02,000 टू पीएल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 1,02,000 में बेचा, जो इन्वेस्टमेंट 90,000 का था, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12,000। 12,000, सही है। 12,000 का हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये लिख लेते हैं एक एक, फिर तुम लोगों से पूछेंगे। फिर यहाँ पर दे दिया है परचेज प्लांट फॉर 1,20,000, तो इसका एंट्री क्या लिख? प्लान टू बैंक। प्लांट टू बैंक, टू बैंक 1,20,000, जो इंफॉर्मेशन है हम फिलहाल उतना ही लिख रहे हैं, 1,20,000। अच्छा, सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000 फॉर 5,000। हम लोगों ने एक प्लांट बेच दिया है जिसका कॉस्ट था 10,000, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है 2,000, जिसको बेचा है हम लोगों ने 5,000 में। तो तुम लोग मुझे एंट्री बताओ क्या? मैम बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट एंड टू लॉस ऑन सेल अकाउंट भी डेबिट होगा, टू प्लांट अकाउंट होगा। फिर नहीं, लॉस नहीं हो रहा है, हम समझा देते हैं, प्रॉफिट ही हो रहा है, दिखा देते हैं। देखो, यहाँ पर हम लोग का एक प्लांट है जिसको हम लोगों ने बेच दिया है, जिसपे कुछ डेप्रिसिएशंस लगा था, ठीक है। तीन बात है। सबसे पहला बात, जो प्लांट हम लोगों ने बेचा है उसका कॉस्ट हमें दिया हुआ है, उसका कॉस्ट है 10,000, उसपे अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 2,000, और उसको हम लोगों ने सेल कर दिया है 5,000 पे, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि इस प्लांट को जब हम लोग बेच रहे थे उसका WDV कितना है? WDV मतलब बचा हुआ वैल्यू, थोड़ी ना हम लोग 10,000 का प्लांट जो है 5,000 में बेच रहे हैं। हम लोगों ने तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया, लेकिन मैंने अभी बताया तुम लोग को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम लोगों का डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ नहीं रहता है। बोलो, जब प्लांट बेचने गए तब प्लांट का बचा हुआ वैल्यू कितना था, पहले ये बताओ। 8,000। मैम 8,000। हाँ, 10,000 माइनस 2,000 यानी हो गया 8,000, ठीक है। अच्छा, अब बोलो 8,000 का प्लांट कितने में बिका? 5,000 5,000। में। अब बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है 3,000 का। 3,000 का तीन लॉस आया। लॉस। लॉस आ गया। अब एंट्री बताओ। सबसे पहले प्लांट बेचेंगे तो पैसा आएगा, सिंपल बात है, बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो कितना लिखे? 5,000। मैम 5,000। अच्छा, फिर लॉस हुआ है तो पीएल अकाउंट डेबिट, बोलो कितना लिखे? 3,000। 3,000। अच्छा, प्लांट चला गया है तो 2 लिखेंगे, प्लांट बोलो कितना लिखे? 10,000। 10,000, सही बात, 10,000 कॉस्ट में ही लिखना होता है। तो 5,000, 3,000, 10,000, ये कंप्लीट एंट्री नहीं बन रहा है बिकॉज यहाँ पर 2,000 हमारा डेफिसिट दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो यहाँ पर 2,000 लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाए, सॉरी डेप्रिसिएशन बोल 2,000 लिखेंगे तो एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मतलब 2,000 का क्या दिख रहा है तुम लोगों को? डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। इसका लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है, एक प्लांट 10,000 रुपए का था,
ठीक है। जिसको बेच के हम लोगों ने 5,000 कमाया, 3,000 का लॉस किया, ठीक है। एक्चुअली इसको ऐसे समझते हैं, चलो मैंने ऐसे बोलना चाहिए था। प्लांट 10,000 का था, हम लोगों ने उसको कितने रुपए का यूज किया, 2,000 का, तो प्लांट का वैल्यू बचा 8,000, और उसको मार्केट में बेचे तो कितना मिला, 5,000 मिला, तो फिर लॉस कितने का हुआ, 3,000 का हुआ। इस तरीके से एंट्री करना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रक्चर तुम लोग कर लोगे कोई भी क्वेश्चन में, तो कैश फ्लो में ये थोड़ा दिमाग जो है हमारा घुमा देता है, ये जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाला, ये आसानी से बन जाएगा। अब इसका पोस्टिंग करना है, तो पोस्टिंग कौन से अकाउंट में करोगे, प्लांट अकाउंट में। क्या लिखोगे, पोस्टिंग बता दो, प्लांट अकाउंट में क्या लिखोगे, बाई बैंक, बाई पीएल, बाई एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लिखो। बाई बैंक, बाई पीएल, बाई accumulated depreciation, 2,000, 3,000, 5,000। और ये डिप्रिशिएशन लिखने का लॉजिक बता देते हैं। देखो ये तो तुम लोग को पता ही है, ऐसे लिखा जाता है। ये लिखने का लॉजिक ये है, ये प्लांट को हम लोग 10,000 में दिखा रहे हैं ना, अगर इसको 8,000 में दिखाते तो फिर दिखाने का जरूरत नहीं रहा, क्योंकि उसको कॉस्ट में दिखा रहे, तो उसका डिप्रिशिएशन भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट 10,000 का थोड़ी ना जा रहा है, जा तो 8,000 का रहा है। लेकिन जब इसको प्रोसेस के अकॉर्डिंग 10,000 दिखा रहे, बिकॉज हम लोग एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन मेथड फॉलो करते हैं, तो फिर उसका पूरा डिप्रिशिएशन भी एलिमिनेट करो। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब और एक जगह पे फिर एंट्री होगा क्रॉस पोस्टिंग, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन में भी इसका क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए। तो कितना लिखोगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन में, क्रॉस पोस्टिंग में कितना लिखोगे, बोलो। प्लांट 2,000। टू प्लांट 2,000, सही है, टू प्लांट 2,000 लिख देंगे, हो गया। देखो सिंपल है। अच्छा, इसके बाद हम लोग को बोला है, इशू किया है हम लोगों ने 1 लाख का बॉन्ड, लेकिन फेस वैल्यू पे, जिसको हम लोगों ने इशू इसलिए किया है ताकि हम लोगों को एक प्लांट मिल जाए इन एक्सचेंज फॉर ए प्लांट। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, बॉन्ड इशू किया है, बदले में प्लांट लिया है, बोलो। अरे बाबा, प्लांट आया है तो एंट्री क्या होगा, प्लांट डेबिट क्रेडिट कुछ तो होगा। प्लांट आया, बॉन्ड इशू हुआ। मैम प्लांट डेबिट होगा और इशू बॉन्ड क्रेडिट होगा। हाँ, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बॉन्ड। ठीक है, 1 लाख, और बॉन्ड में लिखेंगे बाई प्लांट, बॉन्ड है यहाँ पर बाई प्लांट। बाई प्लांट हो जाएगा हम लोग का, कितना था, 1 लाख। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, रीपेड 50,000 बॉन्ड एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। मतलब बॉन्ड हम लोगों ने रीपे किया 50,000 का, तो एंट्री क्या होगा, बॉन्ड का मतलब लोन होता है, लोन रीपे का एंट्री जैसे होगा वैसे ही होगा, बस लोन की जगह बॉन्ड वाला लैंग्वेज यूज करना है। बोलो क्या लिखोगे। मैम बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बॉन्ड पेमेंट हो रहा है। टू बैंक, बॉन्ड टू बैंक, जैसे लोन टू बैंक होता है, 50,000 हो गया। देखो ये पॉइंट भी हो गया। इशूड 15,000 शेयर 10 ईच, बोलो शेयर इशू का एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बाई बैंक, कितना लिखेंगे, 15,000 इंटू 10, 1,50,000। अच्छा, इसके बाद पेड कैश डिविडेंड 8,000, ये हम लोगों ने डिविडेंड पे किया, मैंने वो डिविडेंड का अकाउंट हटा दिया है। ठीक है, वैसे डिविडेंड पेमेंट का एंट्री बता दो क्या होगा, अगर हम लोग अकाउंट बनाते तो क्या लिखते। मैम सबसे पहले तो रिजर्व सरप्लस से इक्विटी डिविडेंड को ड्यू करते, फिर डिविडेंड को बैंक से पेमेंट करते, तो बैंक डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड एंट्री पूछा था, डिविडेंड, इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड 8,000 नेगेटिव में दिखेगा। ठीक है, अच्छा, अब सारा चीज हम लोगों ने कवर कर लिया, अब एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करना है। चलो क्लोज करके देखते हैं, इनकम टैक्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्लोज करते हैं। यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का टोटल करें,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इधर आ रहा है 1,02,000 और 1,15,000, मतलब ये हो जा रहा है 2,70,000 2,70,000। इधर टैली हो जाना चाहिए, सारा डेटा इंक्लूडेड है। 90, हाँ टैली हो रहा है। अच्छा, बॉन्ड, बॉन्ड का 2,95,000 और ये 50 कितना हो जाएगा? 3,45,000। 3,45,000, ये टोटल करने से 3,45,000। इसके बाद ये प्लांट, प्लांट का देखते हैं, प्लांट का कितना हो रहा है? 7,25,000। 2,00,000, 7,25,000 मैच होते हैं। Accumulated depreciation 1,03,000 plus 2,000, 1,05,000। इधर बैलेंस आ रहा है, इस बैलेंस को क्या लिखना चाहिए बोलो? बैलेंस हम निकाल रहे, तुम लोग बोलो इस बैलेंस को लिखना क्या चाहिए? मैम डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। हाँ, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, जो कि इस साल का, क्योंकि सारा एसेट तो नहीं बिका है, देख लो, क्योंकि 68,000, सॉरी इधर देखते हैं, ये देखो अभी हम लोगों ने एसेट खरीदा भी है ना बॉन्ड के अगेंस्ट में, और वैसे भी देखो 5,05,000 था, एसेट 7,15,000 दिख रहा है, एसेट का वैल्यू बढ़ा है, बिका है तो क्या हुआ, बढ़ा भी है, मतलब एसेट पुराना भी कुछ है, कुछ नया खरीदा होगा, तो उस पे तो डिप्रिशिएशन होगा। तो ये हम लोग का बैलेंस करके आ गया करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन, ठीक है। अच्छा, अब इधर नेक्स्ट देखते हैं शेयर का, शेयर का टोटल करते हैं 3,15,000 और यहाँ पर हो गया 1,50,000, कितना होता है? 4,65,000 और इधर 4,65,000। अच्छा, और इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का क्या हो गया? यहाँ पर टोटल करने से 5,000 और 7,000, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 7 और 5 12,000 हो गया, और यहाँ पर 12,000 और बैलेंस करके आ गया है 9,000। अब इसको क्या लिखना है वो बताओ। देखो सिंपल सा बात है, मुझे इनकम टैक्स प्रीवियसली इतना पेबल था, ठीक है, 5,000 पेबल था। इस साल हम लोगों ने प्रोविजंस बनाया है कि इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, इसके लिए 7,000, तो हमारे पास टोटल मतलब इनकम टैक्स में पड़ा हुआ है 12,000। इस अमाउंट को हम लोग यूज करेंगे जब इनकम टैक्स पे करेंगे। तो हम लोगों ने, हम लोग का ये जो हम लोग का बैलेंस था वो सिर्फ अभी 3,000 दिख रहा है, तो बाकी अमाउंट कहाँ गया होगा? हम लोगों ने पे किया होगा, तो क्या एंट्री होगा यहाँ पर फिर? तो बैंक। बैंक, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जितने भी अकाउंट ओपन किए थे सारे क्लोज हो गए। अब तुम लोग को ये बताना है कि इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, तो क्या देखना चाहिए तुम लोग को? कहाँ बैंक लिखा हुआ है, सिर्फ वही देखना चाहिए। यहाँ, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और ये यहाँ पर दिख रहा है। तो बोलो पहला ये सर्कल, इन्वेस्टमेंट का बाई बैंक और इन्वेस्टमेंट का टू बैंक, कहाँ जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग अकाउंट। इन्वेस्टमेंट परचेज और इन्वेस्टमेंट सेल में जाना चाहिए, ठीक है। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में फिर कितना लिखेंगे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में 1,02,000 लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में 1,02,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था ना कि ये बाकी ये अमाउंट हम लोग लिख सकते हैं, तो देखो इसमें कॉस्ट बता दिया था क्वेश्चन में, 90,000 था इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट शायद, हाँ 90,000 में अगर 12,000 ऐड करोगे तो 1,02,000 ही आएगा। दोनों तरीके से तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, 1,02,000 ही आएगा। तो कोई भी एक तरीके से लिखो, अगर यहाँ पर ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सेल ऑफ, यहाँ पर मैंने प्लांट लिख रखा है। अच्छा पहले ये बैंक कंप्लीट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज 78,000, तो यहाँ पर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज, तो यहाँ पर हो जाएगा 78,000, ये नेगेटिव में जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाले पे, प्लांट परचेज, प्लांट सेल, प्लांट परचेज 1,20,000 और प्लांट सेल 5,000, सेल ऑफ प्लांट 5,000, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट
1,20,000 हो गया। ठीक है, तो देखो ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा अब एक चीज देख लो कि जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, जैसे बाई बैंक टू बैंक लिख लिया, ये नहीं लिखा है क्या? ये भी लिखा है। इन्वेस्टमेंट बेच के जो प्रॉफिट है वो हम लोगों ने दिखा दिया है। कहाँ दिखा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा दिया है। प्लांट का जो बेच के लॉस है वो भी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा चुके हैं। डेप्रिसिएशन करेंट ईयर का 37,000 देख सकते हो, पीएल से लेके हम लोग दिखा चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब जो भी ब्लू कलर से वो हम दिखा रहे हैं। और ये क्यों नहीं ट्रांजैक्शन आया? ये टू प्लांट जो हम लोग का 2000, ये तो हमारा क्रॉस पोस्टिंग है, जो डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, अब बॉन्ड, बॉन्ड जो है परचेज किया है 50,000, परचेज बोल रहे हैं, इशू किया है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। नहीं, ये इशू नहीं था, ये रीपेड था, टू बैंक था, तो रीपेड ऑफ बॉन्ड 50,000, रीपेड और बॉन्ड 50,000 हो गया। ये नहीं आएगा। बाई बैंक शेयर इशू से 1,50,000, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 1,50,000, तो इसमें पैसा आया, तो ये पॉजिटिव में दिखेगा। अच्छा फिर इसके बाद इनकम टैक्स पेड 9,000, यहाँ पर दिखा देते हैं। इनकम टैक्स पेड जो है वो 9,000 है, यहाँ दिखाएंगे। कहाँ लिखा हूँ? हाँ ये रहा, इनकम टैक्स पेड 9,000 हो गया। बस और कुछ नहीं करना है, अब इसको क्लोज करते जाना है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 23,000। 23,000 में अब तुम लोग बताओ ये कितना होगा? 23,000 प्लस 23 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 12, ये सब करने से आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना आ रहा है देखो, 23 इंटू 2 प्लस 3, ये हो गया -3 और -12 मतलब -15, 31,000 आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 31,000। इसमें नॉन कैश जो आइटम है वो डेप्रिसिएशन वो ऐड हो जाएगा 37,000। तो इसके बाद हम लोग का आएगा 37, इसमें ऐड होने से 68,000। ये हम लोग का आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब देखते हैं कितना होता है। 68,000 माइनस 34,000, और इसके बाद एडलेस सारे ऐड है। ठीक है, तो 7 प्लस 3 10, 10,000, 18,000, 18, 19, 20, 21, 22 प्लस 22,000, तो ये हो जाएगा 56,000। ठीक है, ये हम लोग का आ गया आंसर 56,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम टैक्स पेड हो गया -9,000, तो 9,000 होने से 10 होता तो 46 होता, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 47,000, ये आउटर में जाएगा 47,000। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैश, ये हो गया कैश, ये हम लोग का जनरेट हुआ, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 47,000। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टिंग वाला देखेंगे, इन्वेस्टिंग का टोटल करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6,000, 1,00,000, 6,000 नहीं, कितना हो रहा है 11, 1,02,000 प्लस 11,000 माइनस 78,000 माइनस 1,20,000, 85,000 नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आया है तो इसको मुझे लिखना चाहिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद ये वाला 1,50,000 से 50 लेस हुआ तो पॉजिटिव 1,00,000, 1,00,000, और ये हो गया 1,00,000 माइनस 8,000 माइनस 23,000, तो ये आ गया 69,000। तो 69,000 माइनस 85,000 और प्लस 47,000, आंसर आना चाहिए 31, जो ऑलरेडी मैंने तुम लोग को लिखवा दिया था कि 31 आएगा। ये देखो आ गया है 31,000। अच्छा ये थोड़ा सा साइड करके लिख देते हैं 69,000। ठीक है, तो 69 और इधर 85 को भी थोड़ा सा हटा लेते हैं, 85, 85। ठीक है, अच्छा अब ये 31,000 आ गया, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग वाला ऐड हो गया,
और क्लोजिंग वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने काफी स्लो स्लो करवाया क्योंकि पहला क्वेश्चन है, कैश फ्लो करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम लोग, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। और सबसे बेटर है कि हम थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे, जैसे CFFOA इस तरीके से लिखेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, इतना देर लगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो अभी कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 12। जितना टाइम है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आज तो 2 ही कर पाएंगे, मुझे पता था, पहला इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन उस नेक्स्ट दिन से हमारा थोड़ा सा ज्यादा करने का टारगेट रहेगा। इलास्ट्रेशन 12 ये वाला आसान है। बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर जेन प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। जेन कैपिटल 12,24,000 से 10,00,000 वाई, तो इसका कैपिटल क्यों बढ़ा है बता सकते हो? जेन कैपिटल मतलब ये इंडिविजुअल पर्सन का कैश फ्लो बन रहा है। हाँ बोलो। कैपिटल इंफॉर्मेशन क्या हो? हाँ, कैपिटल इंट्रोडक्शन हो सकता है, या प्रॉफिट जनरेट किया है वो भी हो सकता है। ट्रेड पेबल हम लोग का, अच्छा यहाँ पर लेकिन इधर से इधर नहीं है, इधर से इधर जाना है, ये 0 है, ये X1 है। अच्छा, तो फिर कैपिटल कम बढ़ गया है, बढ़ गया है तो इंट्रोडक्शन बाय। ट्रेड पेबल बढ़ गया है, ट्रेड पेबल बढ़ने का मतलब है हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। लोन का अमाउंट 0 दिख रहा है, इसका मतलब बोलो, लोन का अमाउंट 0 दिखने का मतलब लोन पे हो गया है। अच्छा, पूरा लोन पे करती है। अच्छा अब लोन फ्रॉम बैंक 3,20,000 से 4,00,000 दिख रहा है, इसका मतलब लोन क्या हो गया? ये लोन पे, लोन लिया है। हाँ लोन टेकन। अच्छा, लैंड का वैल्यू 6,00,000 से 8,80,000 हो गया, तो लैंड क्या हुआ होगा? मैम या तो रिवैल्यूएशन हुआ परचेज। होगा या परचेज किया होगा। और हाँ, दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्वेश्चन देखेंगे पता चलेगा। प्लांट एंड मशीनरी, ये नेट दिया हुआ है, नेट मतलब डिप्रिसिएशन लेस करके दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 640 से 440 हो गया है, तो सेल हो सकता है या रिवैल्यूएशन हो सकता है। इन्वेंट्रीज 280 से 2,00,000 हो गया, इसका मतलब इन्वेंट्रीज कम होने का मतलब क्या हो गया? सेल। सेल हो गया है, मतलब पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा, कैश इनफ्लो हुआ है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल 240 से 4,00,000 हो गया, इसका मतलब कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? मतलब ऐड होगा कि लेस होगा? अभी तो लेस दिख होगा। रहा है, प्लस तो मैम नहीं होगा, माइनस। माइनस होगा ना, क्योंकि मैम मुझे पैसा लेस होगा। नहीं मिला। हाँ लेस होगा। अच्छा, कैश तो जहां लिखना है वहां लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन छोटा सा ही है। मशीन कॉस्टिंग 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000, was sold for 40,000, the provision for depreciation 1 for 2,000 was 2,00,000, and 31st March 3,20,000, the net profit for the year ended was 3,60,000। खत्म, क्वेश्चन इतना सा ही है। ठीक है, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन 12, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द, तुम लोग अगर मेरे स्पीड के साथ नहीं ऐड पर हो पा रहे हो तो शॉर्ट में लिख लो। ठीक है, क्योंकि हम तो लिख लेंगे जल्दी जल्दी, मुझे हैबिट है। तुम लोग CFS लिख लो अगर नहीं लिख पा रहे। पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस। तो सबसे पहले होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला आइटम आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर प्लस माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर नेक्स्ट लिखना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें एक लाइन रखने से ही होगा, ज्यादा कुछ है नहीं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेक्स्ट आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक्सक्यूज मी मैम, अगर ये सब क्वेश्चन, अगर ये सब डेटा नहीं दिया तो भी लिखना जरूरी है फॉर्मेट में? नहीं जरूरी नहीं है, फिर ढूंढना पड़ेगा। यस मैम। ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम, यहाँ पर वही डिप्रिशिएशन आ जाएगा, डिप्रिशिएशन तो है क्योंकि देखा हम लोगों ने प्लांट वगैरह दे रखा था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, शॉर्ट में लिखिए, ठीक है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल का जो डेटा है वो आ जाएगा, फिर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आ जाएगा टैक्स पेड, फिर आ जाएगा कैश जेनरेट या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा कैश, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जल्दी जल्दी क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पर आ जाएगा, 2 पॉइंट है, ज्यादा नहीं, छोटा है ना क्वेश्चन, नेट कैश यूज्ड या फिर जो भी आएगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसके बाद आ जाएगा नेट कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आएगा फिर हम लोग लिखेंगे नेट इंक्रीज, नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे भी लिखा जाता है। ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो नेक्स्ट आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। शॉर्टकट और भी आगे जाके ना, और भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब एक एक करके पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा, कौन कौन से इंफॉर्मेशन है, जैसे कि प्लांट का मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, तो प्लांट का अकाउंट हम लोग बनाएंगे जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये देखो ये नेट दिख रहा है 6,40,000 और 4,40,000, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, तो मैंने तुम लोग को अभी अभी बताया कि जब भी प्लांट बनाओगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना लेना, ठीक है। तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन रहा है तो मेथड क्या होता है, प्लांट हमेशा अपना कॉस्ट में दिखना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कर दिया है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये नेट वैल्यू है, लेकिन मुझे नेट वैल्यू नहीं चाहिए, नेट वैल्यू से करोगे क्वेश्चन मैच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हो तो प्लांट को अपना कॉस्ट में ही दिखना चाहिए। तो ये हमें जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मतलब हमें इसको सही कर लेना है। तो 6,40,000 WDV है, उस पे हम लोग इस पे डेप्रिसिएशन जितना अब तक का लगा है ऐड कर लेंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा। और इधर 4,40,000
और इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे जितना भी डिप्रिशिएशन अभी तक लग चुका है, तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, ध्यान रखना है। प्रीवियस वाले में क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो कॉस्ट में ही दिख रहा था, उसमें नेट नहीं बोला था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मशीन का कॉस्टिंग है 80,000, जिसका डिप्रिशिएशन था 24,000, वो बिक गया है 40,000 में। ठीक है, तो अब सेम तरीके से सोचो एंट्री क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं ये साइड में। ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं, ऐसे लिखने से इजीली समझ में आता है। कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने WDV, ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्लांट जो बिका है उसका कॉस्ट है 80,000, उस पे अब तक डेप्रिशिएशन लगा है 24,000, तो WDV कितना होगा बताओ। एट्टी थाउजेंड का प्लांट पे 24,000 का डेप्रिशिएशन लग चुका है, तो WDV कितना होगा। 56,000। हाँ 56,000, और उसको सेल कर दिया है कितने में, देखो सेल हो चुका है वो वाला प्लांट हम लोगों का 40,000 में। ठीक है, तो बोलो प्रॉफिट है कि लॉस। लॉस है। लॉस है 16,000 का। अब इसका एंट्री करेंगे, अभी जैसे मैंने सिखाया, बैंक डेबिट कितने से करोगे, PL डेबिट कितने से करोगे, टू प्लांट कितने से करोगे, बोलो। प्लांट 80,000, बैंक डेबिट कितने से होगा 40,000, 40,000। लॉस 16,000, और बाकी के लिए क्या जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन, बोलो कितना होगा 24,000। पोस्ट करो प्लांट अकाउंट में, बाई बैंक 40,000, बाई PL 16,000, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन 24,000। ठीक है, अच्छा अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन में लिखना पड़ेगा टू प्लांट एंड मशीनरी बोल के 24,000, क्रॉस पोस्टिंग कर दिया। इसका बैलेंस लिखेंगे, इसका बैलेंस लिखते हैं। फिर यहाँ पर द प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन 1/4 में था 2 लाख, मतलब प्रोविजन का मतलब ही होता है एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन, बाई बैलेंस BD 2 लाख। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 31st को था 3,20,000, मतलब क्लोजिंग वाला। ठीक है, तो करेंट ईयर का कितना डिप्रिशिएशन हो जाएगा, ये बैलेंस करने से हमें पता चल जाएगा, जैसे प्रीवियस वाले में किया था। तो यहाँ पर हो गया 3,44,000, यहाँ पर हो गया 3,44,000, बचा हुआ कितना हो जाएगा 1,44,000। और था ये हम लोग का करेंट ईयर का डेप्रिशिएशन है। ये हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे, PL में जाता है, ये हमें ऑपरेटिंग इसमें दिखाना है, जो डेप्रिशिएशन वाला है उसमें दिखाना है। ठीक है, अच्छा अब इस अकाउंट को हम लोग जब क्लोज करने जाएंगे तो हमें यहाँ पर कितना ऐड करना चाहिए, हम लोग को पता है प्रीवियसली ओपनिंग डेप्रिशिएशन कितना है 2 लाख, मतलब यहाँ पर ये जो नेट वैल्यू दिख रहा है इसमें 2 लाख ऐड होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 लाख ऐड करके दे देता तो हमें और नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8,40,000, ये कॉस्ट में दिखना चाहिए जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन होगा, क्योंकि हम लोग डेप्रिशिएशन एक बार भी चार्ज नहीं करे, तो यहाँ डेप्रिशिएशन कम करके दिखाओगे, नेट वैल्यू दिखाओगे, और यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन दिखाओगे, मिसमैच होगा। तो सारी चीजों को कॉस्ट में ट्रांसफर करो। क्लोजिंग 3,20,000 है, तो यहाँ पर 3,20,000 ऐड कर दो, मतलब प्रीवियस जो है अभी तक ओपनिंग में, मतलब प्रीवियस ईयर तक 2 लाख तक का डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ था, तो ओपनिंग बैलेंस में लगाएंगे, और क्लोजिंग ईयर में इतना तक का, तो ये टोटल कर दिया तो हमें इसका कॉस्ट पता चल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 7,60,000। अब ये अकाउंट को हम लोग क्लोज कर सकते हैं, तो ये 8,40,000 रहेगा, और इधर भी 8,40,000 आ जाएगा। ये देखो, ये सारी चीजों को ऐड करने से कितना आएगा, जो प्लांट का कॉस्ट है ये 80,000, 80 और 60 कितना हो जाएगा 8,40,000। ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब यहाँ पर जो डेटा लिखे हैं इसका हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, जैसे प्लांट खरीदा है तो यहाँ पर लिख देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ प्लांट। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देंगे परचेज ऑफ प्लांट, यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट, नहीं सॉरी मैंने क्या देखा, परचेज नहीं देखा, मैंने देखा सेल है। हाँ, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी,
सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर लिख देते हैं रुपीज और ये रुपीज, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 40,000, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट से और क्या बैंक वाला डेटा मिलेगा, और कुछ नहीं मिल रहा है। डेप्रिसिएशन को यहाँ लिख देंगे, ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम लोग का करेंट ईयर का जो आया है वही लिखना पड़ेगा। तो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन आया हम लोग का यहाँ पर, एक सेकेंड, कितना आया, 1,44,000। अच्छा, बाकी का अकाउंट तुम लोग चाहो तो ओपन कर सकते हो, बाकी ओरली आराम से बन सकता है, ठीक है। जैसे जेन का कैपिटल 10 लाख से, देखो जेन का जो कैपिटल अकाउंट ना थोड़ा बना देते, उसमें थोड़ा सा इश्यूज है, ठीक है, वो थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे। देखो अब तुम लोग सोचोगे अभी तो मैंने बताया कि जिसपे मल्टीपल इंफॉर्मेशन होगा वो करो, वो तो देखो शॉर्टकट है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन है वही करो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी का भी वैल्यू चेंज हुआ है उसका अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन ऐसा कितना अकाउंट ओपन करोगे, वो तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन कैपिटल का हम इसीलिए दिखा रहे क्योंकि इसमें जरूरत है, ये देखो जी जेड लिख दिया मैंने, ठीक है, उतना जेन नहीं लिखा, जेन कैपिटल, ठीक है। ये क्यों दिखा रहे हैं, ताकि देखो इसमें समझ में आएगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कैपिटल वाला डेटा हमारा कम ही रहता है। बाई बैलेंस बीटी चाहो तो सारा ओपन कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें तो काफी टाइम जाएगा। 10 लाख, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 12,24,000, ठीक है। बताते हैं यहाँ पर क्या जाएगा। अच्छा, ट्रेड पेबल, ये अकाउंट बनाया, हम बता देते इसमें क्या होगा। ट्रेड पेबल जो है इसका हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस में दिखाएंगे, दिखा देते हैं। ट्रेड पेबल का क्या हुआ है देखो, इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो अगर ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया होगा तो ऐड हो जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ है देखो, इंक्रीज हुआ है 3,20,000 से 3,52,000, मतलब 32,000 का इंक्रीज हुआ। अच्छा, इसके बाद लोन है, लोन 2 लाख से 0 हो गया, मतलब लोन रीपे हो गया है। तो बोलो ये कहाँ दिखाओगे, अगर अकाउंट बनाते तो हम यहाँ पर दिखा देते, छोटा सा अकाउंट बना के। अगर अकाउंट दिखाते तो यहाँ पर लिखते 2 लाख बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, तुम लोग चाहो तो बना लो, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 0 0, ठीक है। तो ये 2 लाख जो है हमारा खत्म कैसे हो गया, हम लोगों ने लोन पे कर दिया, तो टू बैंक हो जाएगा। बोलो इसका जो है इम्पैक्ट कहाँ आना चाहिए, लोन रिपे हो गया, इसका इम्पैक्ट कहाँ आना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में लिखेंगे, लोन पेड, यहाँ पर लोन रीपेड 2 लाख नेगेटिव में दिखाएंगे, हो गया, ठीक है। तुम लोग चाहो तो इसका अकाउंट बना लो, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बना दिया। लोन फ्रॉम बैंक था, ये था मिसेस जेन से लोन, ठीक है, तो उनकी वाइफ से उन्होंने लिया था लोन फ्रॉम बैंक। तो बैंक से लोन कैसे बना, देखो इधर कितना है 3,20,000, ठीक है, ये ओपनिंग वाला। इधर कितना है 4 लाख। सारे अकाउंट नहीं बना के थोड़ा हमें दिमाग भी चलाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। अब 4 लाख से 3,20,000 हो गया। अब इसका मतलब बैलेंस इधर आएगा, कितना आ जाएगा 80,000। तो ये क्या बोल के आएगा, ये तो बाई बैलेंस बीडी था, ये टू बैलेंस सीडी था। तो लोन का अमाउंट बढ़ कैसे गया, लोन क्या किया होगा बोलो, अभी बताया भी था मैंने, लोन लिया होगा Loan बाई taken. बैंक। लोन टेकन कहां पर लिखेंगे, लोन टेकन को Financing. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 80,000 लोन टेकन, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं लैंड 6 लाख से 8,80,000। हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन कुछ नहीं बोला है, तो लैंड का क्या कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर ये हो गया लैंड। लैंड का टू बैलेंस बीडी जाएगा 6 लाख, और इधर आएगा 8,80,000। तो बोलो क्या लिखोगे, इसको 8,80,000 बनाने के लिए इधर कितना डालोगे, 2 लाख, कितना डालना पड़ेगा बैलेंस करके, आई थिंक 2,80,000। तो ये क्या लिखोगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, टू साइड में आ रहा है बैलेंस, बोलो। अरे लैंड का वैल्यू कैसे बढ़ सकता है, मैंने यहाँ दो ऑप्शन दिखाया था, तो या तो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा नहीं अजम्पशन कर सकते। दूसरा क्या हो सकता है, इसलिए परचेस किया होगा, अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, तो टू बैंक हो जाएगा। तो लैंड परचेस कहां पर लिखेंगे बोलो, परचेस ऑफ लैंड 2,80,000 कहाँ लिखे, लैंड परचेस करना इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,80,000।
नेगेटिव में दिखेगा। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी कर चुके। इन्वेंट्रीज 2,80,000 से 2,00,000 हो गया, मतलब सेल हुआ है, कम हुआ है, तो पैसा इनफ्लो हुआ है। 80,000 का इनफ्लो दिखाना पड़ेगा, 80,000 का इनफ्लो दिखाना पड़ेगा इधर। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री अमाउंट कितना आया? डिक्रीज इन इन्वेंट्री 2,80,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000 से 4,00,000 हो गया, मतलब हम लोगों ने रिसीव नहीं किया, पैसा नहीं मिला, लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है हम लोग का 2,40,000, ये हो गया 1,60,000, नेगेटिव में जाएगा। अच्छा, फिर कैश 80 और 56 लिख देते हैं। 80 और ये आना चाहिए 56, देख लेंगे क्या बैलेंस आ रहा है। अच्छा, और कुछ इंफॉर्मेशन था नहीं बचा, जेन कैपिटल वो दिखा देते हैं यहाँ पर। जेन के कैपिटल को हम लोग कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर जेन का कैपिटल जो है, सही, यहाँ पर इनका प्रॉफिट अकाउंट नहीं दिखाया था, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, कैश, और तो कुछ नहीं दिखा है, कुछ तो दिया होगा। हाँ, नेट प्रॉफिट दिया है 3,60,000। तो प्रॉफिट कहाँ पर जाता है? क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन है तो प्रॉफिट कहाँ लिखते हो तुम लोग? जब इंडिविजुअल फाइनल अकाउंट बनाते हो तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हो। तो जेन को प्रॉफिट हुआ है 3,60,000 का, तो उसको कहाँ दिखाओगे? क्या एंट्री होता है कैपिटल में? जब ऐड करते हो, बैलेंस शीट में लिखते हो ना, कैपिटल के नीचे ऐड नेट प्रॉफिट, तो किधर लिखेंगे प्रॉफिट को? क्या एंट्री होता है प्रॉफिट होने से? 3,60,000। तो यहाँ पर 13,60,000 का, इसका मतलब हम लोगों का जो है बिजनेस का टोटल कैपिटल होना चाहिए, लेकिन दिख रहा है 12,24,000। बोलो कैसे कम हुआ? अगर तुम लोग फाइनल अकाउंट्स याद करोगे 11 से किए हो, तो फिर मुझे बोलो कि और कैसे कैपिटल कम हो सकता है। पहले देखो 10,00,000 और प्रीवियसली 10,00,000 था, प्रॉफिट ऐड होके 13,60,000 हुआ, लेकिन दिख रहा है 12,24,000। तो कम कैसे हो गया? कितने से क्या कम हुआ? 1,36,000 से क्यों कम हो गया? ड्राइंग्स। ड्रॉइंग्स, करेक्ट। टू बैंक यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉइंग्स, इन्होंने ड्रॉ किया होगा इसलिए कम हो गया। अच्छा, अब बैंक तो हमें कहाँ दिखाना पड़ता है? कहीं ना कहीं एक्टिविटी में दिखाना पड़ता है, तो ड्रॉइंग्स कौन से एक्टिविटी में जाएगा ये बताओ? ड्राइंग्स कौन से एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंस। हाँ, फाइनेंस। 1,36,000 जेन्स ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ नहीं होगा, चलो इसको हम चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है। ये जो है ये हम लोग का आ रहा है टोटल करने के बाद, ये हटाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2,00,000, और ये 3,36,000, और ये हो जाएगा 80,000। कितना आता है? 2,56,000 नेगेटिव, ठीक है, 2,56,000 नेगेटिव। तो ये हो गया नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का हो जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा 40,000, ये 2,40,000 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, लेकिन ये रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आते हैं, यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग का कितना है? टैक्स देने के पहले का नेट प्रॉफिट यही वाला 3,60,000, क्योंकि यहाँ कुछ टैक्स बोला ही नहीं था, तो यही रहेगा 3,60,000। नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो यहाँ पर ये ओवरऑल हो गया 3,60,000, 3,60,000। फिर यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक था, क्या बोलो तो? लॉस ऑन सेल ऑफ, हाँ, फिक्स्ड एसेट का, यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन
सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये था हम लोग का 16,000, ये एड बैक होगा। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम लोग का इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,000 प्लस 3,60,000 कितना हो जाएगा? 3,76,000, 3,76,000। अब इसमें 1,44,000 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5,20,000। 520. हाँ 5,20,000, 5,20,000 में ये सब एडजस्ट करेंगे, कितना आएगा? प्लस 1,12,000 माइनस 1,60,000, 4,72,000। और टैक्स पेड भी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैश जो है ये हम लोग का आ रहा है 4,72,000, ये हो गया कैश जेनरेट। अब 4,72,000 माइनस 2,40,000 माइनस 2,56,000, नेगेटिव में 24,000 आ जाएगा, नेगेटिव में 24,000 आ रहा है यहाँ। मतलब कैश नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज 24 प्लस 80, 56 अगर आ रहा है तो ठीक है, हाँ 56 आ रहा है तो बन गया, सही बन गया, ठीक है। तो सारे अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारा बेस जो है वो अच्छा होना चाहिए, दिमाग जो है वो चलना चाहिए कि क्यों कौन सा चीज बढ़ रहा है, क्यों कौन सा चीज घट रहा है। तो एसेट में जब तक हमें रिवैल्यूएशन नहीं बोलेगा हम लोग कभी एज्यूम नहीं कर सकते। परचेज सेल एज्यूम कर सकते बट रिवैल्यूएशन अपने से कभी एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग का बन गया, ठीक है। अब हम दो होमवर्क देते हैं जो तुम लोग कर सकते हो, आज से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि एक तो इलास्ट्रेशन 7 ये करना है तुम लोगों को, इलास्ट्रेशन 7, और एक बताते हैं कौन सा कर सकते हो, इलास्ट्रेशन 7 और इलास्ट्रेशन 8, ये दो जो है हम होमवर्क देते हैं, ये दो ट्राई करके देखना है, ठीक है। और कैश फ्लो प्रैक्टिस करना है, नहीं प्रैक्टिस करने से ना नहीं समझ में, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।